हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो है साइटेड सी तैयारी के लिए PY2 चल रहा है। PY2 03 है, जिसमें हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट जो साइटेड सी तैयारी का पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, हमारे जो हैं 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और 31वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। काइटोसन इज ब्रॉडली यूज्ड एज नैनो पार्टिकल्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो आजकल क्या है, नैनो, ये नैनो आपके में देखे भी रखा हुआ है। नैनो पार्टिकल्स जो हैं सिलेबस में है, नैनो टेक्नोलॉजी, और वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके उठा लिए। अब इसमें ये क्या है, अब देखो काइटोसन, अब ये तो क्या है, काइटिन से ही बना होगा। और काइटिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसमें ऐसे आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया होगा, है ना। अब ये क्या है भाई, काइटोसन के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल से बता दूं। काइटोसन ये देख लेता हूँ कहीं बना हुआ तो नहीं है, नहीं बना हुआ, चलो मैं लिखा ही देता हूँ। काइटोसन, है ना। काइटोसन एक प्राकृतिक जैव पॉलीमर है। प्राकृतिक जैव पॉलीमर है। ये क्यों डिटेल क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। नेचुरल बायो पॉलीमर, नेचुरल बायो पॉलीमर, ये याद रखना है। और जो काइटिन के डीएसिटाइलेशन से प्राप्त होता है, यानी कि काइटिन, और काइटिन क्या है लाड लो, चलो इसके बारे में बताऊंगा। काइटिन का डीएसिटाइलेशन, डी एसिटाइलेशन ये किया, काइटिन का डीएसिटाइलेशन किया तो क्या बना, काइटोशन बना। ये याद रखना है, क्या बना, काइटोशन बना, है ना, ये याद रखना है। और काइटिन क्या है, काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में आप पढ़ते हो कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, क्या ये मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है। तो ये है प्यारे विद्यार्थियों पॉलीसेक्राइड। कैसा है, पॉलीसेक्राइड, ये याद रखना है, कैसा है, पॉलीसेक्राइड। और दुनिया में दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला प्राकृतिक पॉलीसेक्राइड यदि कोई है तो काइटिन है, ये याद रखना है। तो काइटोसन भी एक क्या हो गया, काइटोसन भी एक पॉलीसेक्राइड हो गया, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ये आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। लिखना चाहे तो लिख लें इसको जो है। अच्छा ये बताओ, काइटोसन में क्या गुण होता है, ऐसा क्या गुण होता है जिसकी वजह से इसका उपयोग किया जाता है। वाई इज काइटोसन यूज्ड एज नैनो पार्टिकल, क्या होता है ना। तो ये याद रखना है इसके गुण क्या होते हैं जिसकी वजह से इसका नैनो पार्टिकल में उपयोग होता है। तो सबसे पहला है बायो डिग्रेडेबल, जैव अपघटनीय होता है, आराम से इसका अपघटन हो सकता है, ये याद रखना है। प्राकृतिक रूप से ये टूट जाता है, ये याद रखना है। इसके अलावा बायो कॉम्पेटिबल, बायो कॉम्पेटिबल, ये याद रखना है, यानी कि जैव संगत, यानी कि पौधों और एवं पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है। इसके अलावा ये नॉन टॉक्सिक होता है। कैसा होता है, नॉन टॉक्सिक, ठीक है। इसके अलावा ये अच्छा बहाट होता है ना, मतलब पहुंच जाता है नैनो पार्टिकल के रूप में। यह उर्वरकों, कीटनाशकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों को नियंत्रित ढंग से पौधों तक पहुंचाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सीलेंट करियर, अच्छा बहाट होता है, एक्सीलेंट करियर, अच्छा बहाट होता है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ काइटोसन नैनो पार्टिकल में क्यों यूज होता है, क्या इसका ऐसा क्या गुण है इसमें। तो भाई ये गुण है, लिख लेना। ये एग्जाम में मैं कह रहा हूँ आपको,
साहित्य और सीएतकारी या कोई भी आजकल आरपीएससी का एग्जाम देने जाओगे तो 100% आप याद करोगे कि हाँ सर ने पढ़ाया था, ये याद रखें। लिखो आप ये, है ना। काइटिन जिसे, अच्छा जिसे एनिमल या फंडल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं लाडलो, इसे एनिमल या फंडल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। भाई प्लांट कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज, ये याद रखना है। चलिए अगला है, अच्छा ये हमारा कोर्स है, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट कंटेंट के साथ हम दे रहे हैं। और क्योंकि भाई मुझे पता है कृषि अधिकारी में मैंने किस प्रकार से मेहनत की, किस प्रकार से तैयारी की, वो मुझे पता है। कंटेंट आरपीएससी कहाँ से पूछती है, किस लेवल तक पूछती है, तो डोंट वरी, आप एग्री पावर जो जयपुर कोचिंग पर बने रहें, 100% आपका सिलेक्शन हम करा देंगे। आपको साहित्य कृषि अधिकारी में हमारा कोर्स लेने के बाद ये भी गारंटी है, साहित्य कृषि अधिकारी में आपको कहीं से भी ना तो कोई बुक परचेज करनी, कुछ भी परचेज नहीं करना, जो हम पढ़ाएंगे वही लिखना है। कोई दिक्कत है तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। ये देखो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप मैसेज करें। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ वर्मी कंपोस्ट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है भाई, अर्थवॉर्म है इसका, तो कोई टफ वाला बात नहीं है। चलिए, तो अर्थवॉर्म कास्टिंग द मेन कंपोनेंट ऑफ वर्मी कंपोस्ट, केंचुए, यही तो है, और तो क्या है, इसमें सबसे बेस्ट यही है। क्लियर है, तो वर्मी कंपोस्ट केंचुआ से बनती है, वो वर्मी कंपोस्ट है। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने कि भाई देखो क्वेश्चन को समझो, लगातार खेती कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन के कारण हल्की परत यानी कि प्लो लेयर के ठीक नीचे बनने वाला एक हॉरिजन होता है, आई वाला इल्यूविएशन हॉरिजन। कौन सा होता है? आई वाला इल्यूविएशन हॉरिजन, यानी कि बी हॉरिजन। इसको हम क्या कहते हैं? बी हॉरिजन। ठीक है, जिसमें क्या होता है? सिल्ट होती है, क्ले होता है, ह्यूमस का संचय होता है। कौन सा है? अब यहाँ ये हॉरिजन जब आप सॉइल साइंस पढ़ते हैं तब आप अलग प्रकार के हॉरिजन और बहुत सारे इसमें पढ़ते हैं। तो बी हॉरिजन जहाँ पर सिल्ट, क्ले और ह्यूमस का संचय होता है, और कहाँ पर है? लगातार खेती के कारण प्लो लेयर के नीचे ठीक बनने वाला एलुवियल हॉरिजन, वहाँ की बात हो रही है। तो उसमें कौन सा हॉरिजन है? ऑब्जेक्ट हॉरिजन है ना, नेट्रिट है, एडजिलिट है, इसके अलावा कृषि संस्तर है, एड्रिट हॉरिजन है। क्या आंसर आपके जाएगा? चलिए, अब देखो आंसर तो क्या जाएगा? डी। बाकी बेसिक चीज हैं, बेसिक चीज हैं। देखो आंसर तो क्या जाएगा? डी जाएगा, एड्रिट हॉरिजन। देख लेता हूँ इसके बारे में कुछ डिटेल है क्या। हाँ डिटेल है भाई, थोड़ी बहुत डिटेल है, तो चलो इसको मैं यहीं पढ़ा देता हूँ। देखो जनरली हॉरिजन ये आपने पढ़ा होगा जब आप पढ़ते हैं संस्तर हॉरिजन। हॉरिजन में आप देखते हैं ओ हॉरिजन ऑर्गेनिक मैटर, ओ हॉरिजन ऑर्गेनिक मैटर है। ए हॉरिजन टॉप सॉइल यानी कि प्लो लेयर जिसे आप कहते हैं, है ना, जुताई वाली जो है परत। ई हॉरिजन ए के जस्ट नीचे या ए का ही ये पार्ट होता है वैसे तो, जिसको हम इल्यूविएशन, है ना, मतलब यहाँ से चीज़ें नीचे चली जाती हैं, इल्यूविएशन जोन। बी हॉरिजन आई वाला इल्यूविएशन जोन यानी कि जहाँ पर संचय होता है। सी पेरेंट मटेरियल। आर हॉरिजन बेड रॉक होती है, चट्टानें होती हैं, ये जनरली आपने पढ़ा होगा। और एड्रिट हॉरिजन क्या है? एड्रिट हॉरिजन एक विशेष प्रकार का आई वाला इल्यूवियल हॉरिजन है, जो प्लो लेयर यानी कि ए लेयर ये के ठीक नीचे बनता है।
कंटिन्यूअस कल्टीवेशन के कारण विकसित होता है, लगातार इसके ऊपर से आए सिल्ट क्ले ह्यूमस का संचय होता है, यहाँ पर ही होता है, इसलिए इसे एग्रीकल्चरल इल्यूवियल हॉरिजॉन भी कहा जाता है। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा, एड्रिट हॉरिजॉन। क्लियर है भाई यहाँ तक, है ना। ये इल्यूविएशन, ये याद रखना है, इल्यूविएशन मतलब धुलाई, वाश आउट, है ना, जहाँ से सिल्ट क्ले आयरन ह्यूमस आदि धुलकर नीचे चले जाते हैं, वो कौन सा होता है, ई वाला इल्यूविएशन जोन। ठीक है, चलो अच्छा देखो, ये कुछ और हॉरिजॉन हैं जिनको थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए, मैंने आपको कुछ बताए हैं, जैसे एड्रेस। अगर आपका क्वेश्चन बना, इंपॉर्टेंट बात, यदि आपका कोई भी इन हॉरिजॉन से क्वेश्चन बनता है, ये सब हॉरिजॉन है एक्चुअल में, जो मेन हॉरिजॉन है इसके अंतर्गत सब हॉरिजॉन है। कल्टीवेशन के कारण सिल्ट क्ले ह्यूमस का आई वाला इल्यूविएशन, तो ये किसकी पहचान है, एड्रिट हॉरिजॉन की है। क्ले, ओनली क्ले एक्यूमुलेशन हो रहा है, संचय हो रहा है, तो ये आर्जिलेट हॉरिजॉन की बात हो रही है। सोडियम का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो नाइट्रेट की बात हो रही है। ह्यूमस, आयरन, एल्युमिनियम, तीन इन चीज़ों का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो स्पोडिक की बात हो रही है। कैल्सिट की बात, कैल्शियम कार्बोनेट का यदि हो रहा है, जिप्सिट जिप्सम का हो रहा है, ऑक्साइड हाईली वेदर्ड एल्युमिनियम आयरन के ऑक्साइड यदि हैं तो वहाँ पर उसको हम ऑक्साइड जॉइन कहते हैं। क्लियर है, तो ये याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब देखो, और देखो 34 कि भाई आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सा जो है क्या होता है, इसमें आपको बताना है। बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए हाँ भाई, तो सिंपल है, इंटरवीनल क्लोरोसिस है। बाकी लीफ मार्जिन बर्निंग की बात करें तो ये पोटेशियम है ना, ये याद रखना है आपको। चलिए, ये तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल क्या है, ये तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस हैं। 35, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भाई, शूमेकर, मैटलियन एंड प्रैट एसएमपी बफर मेथड टॉप्यूड एसिडेट सॉइल अम्लीय मिट्टियों में किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। तो ये है लाइम रिक्वायरमेंट है। चलो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ है, तो आंसर क्या है, लाइम रिक्वायरमेंट। भाई आपको पता है अम्लीय मिट्टियों का सुधार किससे किया जाता है, तो लाइम से किया जाता है। बोले लाइम से किया जाता है, तो लाइम रिक्वायरमेंट के लिए जनरली एसएमपी बफर मेथड का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है, ये लाइम का रिक्वायरमेंट भी बताता है और पीएच के बारे में और बफर के बारे में बताता है, तो दोनों चीज़ों के बारे में ये मेथड बताती है। इसलिए एक परफेक्ट आंकड़ा इससे डिसाइड हो जाता है कि कितना लाइम चाहिए, कितना चूने की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें क्या है, इस मेथड से पीएच और बफरिंग जो कैपेसिटी है, इसका एक प्रॉपर आकलन हो जाता है, किसका, पीएच का और बफरिंग कैपेसिटी का। और ये दो चीज़ डिसाइड करती हैं कि लाइम कितना चाहिए। ओनली अकेला पीएच डिसाइड नहीं करता है, ये ध्यान रखना। लाइम रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए ये अकेला पीएच डिसाइड नहीं करता है, उसकी मृदा की बफरिंग कैपेसिटी भी डिसाइड करती है। और एक इकलौती बहुत अच्छी मेथड है एसएमपी बफर मेथड, जिससे हम ये डिफाइन करते हैं कि पीएच और बफरिंग कैपेसिटी के आधार पर कि भाई लाइम रिक्वायरमेंट कितनी है ना। तो आंसर लाइम रिक्वायरमेंट। तो देखिए, लाइम रिक्वायरमेंट चूने की वह मात्रा है जो किसी अम्लीय मिट्टी का पीएच इच्छित स्तर, लाभकारी स्तर पर लाने के लिए आवश्यक होती है। हर मिट्टी की अम्लता, बफरिंग कैपेसिटी अलग होती है, इसलिए सभी मिट्टियों में समान मात्रा में चूना नहीं डाला जा सकता। भाई हर मिट्टी जरूरी थोड़ी है समान मात्रा में डाला जाए। इसी आवश्यक मात्रा को निर्धारित करने के लिए
एसएमपी बफर मेथड का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, है ना, लिखना चाहे तो लिखें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कर देना, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और एसएमपी बफर मेथड के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एसएमपी बफर मेथड यह एक बफर सॉल्यूशन मेथड है जिसे अम्लीय मिट्टियों की लाइम रिक्वायरमेंट निर्धारण करने के लिए विकसित किया गया है। इसका प्रिंसिपल क्या है? मिट्टी को एक एसएमपी बफर सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है, बफर सॉल्यूशन का पीएच मापा जाता है, जितना अधिक बफर पीएच कम होगा उतनी ही अधिक मिट्टी की अम्लता होगी। भाई पीएच कम होगा, ये ध्यान रखो, उसी आधार पर लाइम रिक्वायरमेंट की गणना की जाती है। इसमें याद रखना है बफरिंग कैपेसिटी का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। ये शायद इसमें लाइन नहीं लिखी हुई है, तो ये भी याद रखना है कि बफरिंग कैपेसिटी का इसमें ध्यान रखा जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक मिट्टी है, मिट्टी में बल्क डेंसिटी 1.4 है, पार्टिकल डेंसिटी 2.65 है। तो इसमें सीधी सी बात है, रंध्रता प्रतिशत की बात हो रही है, तो ये रंध्रता प्रतिशत जो है लगभग 47 होती है। अब कैसे होती है, चलो आप बताओ, फिर अपन बताएंगे किस प्रकार से रहती है। चलिए आगे है, यहाँ पर जो है देते रखा हुआ है। अच्छा ये रहा, देखो बल्क डेंसिटी, पहले तो बल्क डेंसिटी को समझो कि जो बल्क डेंसिटी है, स्थूल घनत्व क्या है, यह सूखी मिट्टी ड्राई सॉइल के कुल द्रव्यमान में का कुल आयतन है। कुल आयतन का मतलब जिसमें ठोस यानी कि सॉलिड प्लस रंध्रावकाश होते हैं, ये याद रखना है। यहाँ पर बल्क डेंसिटी में ड्राई मास, किसी मृदा का कंप्लीट जो है मास आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम में जो भी सॉलिड पार्टिकल हैं वो भी आ जाएंगे, प्लस पोर स्पेस भी इसमें काउंट किया जाता है। तो ये याद रखना है ना। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि यदि पोर स्पेस की मात्रा बढ़ती है, रंध्रावकाश की मात्रा बढ़ती है, तो बल्क डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ये याद रखना है। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन आता है, ये तो हुई बल्क डेंसिटी, लिखना चाहें तो आप लिख लें भाई। फिर उसके बाद पार्टिकल डेंसिटी, इसमें पार्टिकल डेंसिटी में एक तो जो ऊपर मास लेते हैं यानी कि वजन, और इसमें जो है जो घनत्व लेते हैं हम, मतलब जो है वॉल्यूम, ओनली सॉलिड, इसमें पोर स्पेस का कोई रोल नहीं है, ओनली सॉलिड, यानी कि पोर स्पेस को हम पार्टिकल डेंसिटी में शामिल नहीं करते हैं, ये याद रखना है। और देखो पोरोसिटी, रंध्रावकाश का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस बल्क डेंसिटी, इसको विभाजित करना है पार्टिकल डेंसिटी से, और इनटू इधर ब्रैकेट में बंद करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, इसका भी पूछा जाता है, बल्क डेंसिटी, पोरोसिटी। इसके अलावा इसका मेजरली मोस्ट ऑफ जितनी भी सॉइल होती हैं उनकी पार्टिकल डेंसिटी इतनी होती है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सक्रिय मृदा निर्माण कारकों का प्रतिनिधित्व करता है? भाई सक्रिय तो आपके यही होते हैं, जीव मंडल और जलवायु, यही तो सक्रिय हैं, जीव मंडल और जलवायु। कहाँ देख रहे थे? चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो पूरा मैंने लिखा हुआ है, चलो देख लेते हैं। मृदा निर्माण कारक, ये मोस्ट
इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है। मिट्टी बनने की प्रक्रिया पेडोजेनेसिस कहते हैं। 5 प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है ना। पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस मतलब मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? 5 प्रमुख कारकों पर। इन्हें प्रसिद्ध वैज्ञानिक एच जेनी 1941 ने व्यक्त किया है। एस इक्वल टू एक फॉर्मूला के आधार पर इन्होंने दिया था CL यानी कि क्लाइमेट, ये O, R, P और T सबका एक महत्व है। CL मतलब क्लाइमेट, O मतलब ऑर्गेनिज्म या बायोस्फीयर, ये याद रखना है, जैव मंडल। R मतलब रिलीफ या टोपोग्राफी, P मतलब पेरेंट मटेरियल और T मतलब टाइम, ये याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें, जेनी। आपसे पूछा जा सकता है कि ये पूरा जो निर्माण फैक्टर है, ये फॉर्मूला है, ये किसने दिया, सूत्र जो है वो किसने दिया था, ये याद रखना है। और इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई एक्टिव फैक्टर कौन से हैं? क्लाइमेट ये एक्टिव फैक्टर है, बायोस्फीयर या ऑर्गेनिज्म जो है एक्टिव फैक्टर है। बाकी जो हैं पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी और टाइम, ये क्या है? पैसिव फैक्टर हैं। ठीक है, ये सॉइल फॉर्मिंग के पांचों फैक्टर जो हैं 5 कारक हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि मृदा निर्माण के कितने कारक हैं तो 5। अगला है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉपर फर्टिलाइजर। अब देखो ये RPSC ने कुछ माना है और हमारे अकॉर्डिंग कुछ और है। ज़्यादातर बुकें कॉपर सल्फेट की कहती हैं, RPSC ने ये माना है ना, ये माना है भाई RPSC, और ज़्यादातर बुकें इसका कहती हैं। क्लियर है? चल, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। अगला है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नाइट्रोजनेज एवं नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम से संबंध रखता है? अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। बताइए, बेसिक है, कोई ज़्यादा टफ तो है नहीं। चलिए, आंसर आ गया होगा भाई, मोलिब्डेनम है, नाइट्रोजनेज है ना। तो मोलिब्डेनम है जो एसोसिएट होता है किसके साथ? नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के साथ, और दोनों के दोनों बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण एंजाइम हैं, ये ध्यान रखना है। इन दो एंजाइम के बिना कोई भी पौधा नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकता है सही तरह से, तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल है क्या? हाँ डिटेल है, ये और ज़्यादा। जैसे अब देखो नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नाइट्रोजनेज, अच्छा नाइट्रोजनेज में आयरन और मोलिब्डेनम दोनों का बहुत बड़ा रोल है, जबकि नाइट्रेट रिडक्टेज में ओनली मोलिब्डेनम। और यहाँ पर ये याद रखना है, आयरन और मोलिब्डेनम प्रोटीन भी कहा जाता है किसे? नाइट्रोजनेज एंजाइम को। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना, इसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यह एंजाइम मुख्यतः राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, फ्रेंटिया आदि सूक्ष्मजीवों में पाया जाता है। इस एंजाइम में आयरन और मोलिब्डेनम दोनों होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखना है। नाइट्रोजने आयरन भी नाइट्रोजनेज का भाग है, लेकिन मोलिब्डेनम इसकी सक्रियता के लिए अत्यंत आवश्यक को फैक्टर होता है। तो ये याद रखना भाई, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लिखना चाहें तो आप लिख लें। चलिए, नाइट्रेट रिडक्टेज। अब देखो, जब पौधा मिट्टी से नाइट्रेट अवशोषित करता है तो वह सीधे उपयोग नहीं कर सकता, यानी कि पौधा लेता तो नाइट्राइट के रूप में है, नाइट्रेट के रूप में है, लेकिन इसे पहले नाइट्रेट में बदलता है। मतलब लेता किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में, लेकिन सीधा उसका उपयोग नहीं कर सकता है, उसको पहले नाइट्रेट में बदलता है, यानी कि NO3 को
-2 NO2 माइनस में बदलता है और यह कार्य कौन करता है? नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम करता है। इस एंजाइम के लिए भी मोलिब्डेनम आवश्यक को फैक्टर है, ये याद रखना है। इसके बाद नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम NO2 NH4 प्लस में बदलता है, ये भी याद रखना, ये दूसरा एंजाइम है। यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रेट की बात हो रही है, यहाँ पर नाइट्राइट की बात हो रही है। क्लियर है? मैं लिख के इसलिए लाया हूँ मेरी सुविधा के लिए, थोड़ा नहीं लिखने में हाथ नहीं चलाना पड़ेगा, और तो क्या, लिखता तो मैं भी लिख देता, उसमें क्या है ना, ऐसे कोई लोड वाली बात नहीं है। चलो, ये याद रखना है, नाइट्रेट रिडक्टेज में ओनली मोलिब्डेनम का रोल है ना। चलिए, हमारा कोर्स RPSC इसका W का 25 रुपये का है, ज़रूर लें भाई। ऐसा कैसे हो गया? एक और क्वेश्चन था 39, एक 40वां और क्वेश्चन था, और वैसे भी उसका आंसर RPSC ने गलत ही मान रखा है, गलत ही मान रखा है कि राजस्थान में कौन सा सॉइल ऑर्डर सबसे ज़्यादा है मिट्टी, है ना। तो एरिडोसॉल्स राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, एरिडोसॉल्स उन्होंने मान रखा है, एंटी सॉल्स वो भी गलत है। क्लियर है? चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और कोर्स ज़रूर लें। थैंक यू सो मच।